अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने फ़र्स्ट लेक्चर का जो पार्ट नंबर 2 है। मतलब जो पहले हमने फ़र्स्ट लेक्चर देखा तो उसमें पार्ट 1 था और कुछ चीज़ें रह गई थी फ़र्स्ट लेक्चर की, तो जो मैं आज डिलीवर करूँगा इंशाल्लाह। तो आज हम सारा काम इंशाल्लाह कंपाइलर भी करेंगे। जैसे जैसे मैं करूँगा मैं साथ साथ आपको समझाता जाऊँगा जो भी कर रहा हूँ। तो हम स्टार्ट कर, ये कल वाला प्रोग्राम हमने लिखा हुआ है। अच्छा, आपने अगर पहला हम मेरा पार्ट नहीं देखा फ़र्स्ट लेक्चर का, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये फ़र्स्ट लेक्चर है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का, और उसका पार्ट नंबर 2 जो है वो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो हमने कुछ थोड़ा बहुत सरसरी जो निगाह थी वो डाली थी कुछ चीज़ों पे। आज हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, उसको डीप लेके उसको करेंगे और फिर इंशाल्लाह आगे करेंगे उसको। और इसमें हम देखते हैं कि आज थोड़ा सा हम जो है वो सी आउट के बारे में पढ़ेंगे, सी आउट स्टेटमेंट के बारे में। इसका हम कमेंट कर लेते हैं, मैं यहाँ ही आपको समझाता जाऊँगा सारा कुछ। तो अच्छा, इसके बारे में एक ये है कि जब तक आप इसको नहीं बताएंगे प्रोग्राम को कि मेरी पहली लाइन में जो इतना हिस्सा है वो आना चाहिए, फिर आगे दूसरा हिस्सा जो मैं लिख रहा हूँ न्यू लाइन में आना चाहिए, तो ये सी प्लस प्लस को नहीं पता चलता। चाहे आप इस तरह भी करके देख लें, ये देखें। अच्छा, इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं यहाँ से। सी आउट में कर रहा हूँ, प्रोग्रामिंग इज़ अ ग्रेट फन एंड आई एम स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जब इसको रन करके देखेंगे तो ये एक ही लाइन में आएगा, हालांकि हमने 2 लाइनों में लिखा है इधर। ये देखिए, प्रोग्रामिंग द ग्रेट फन एंड आई एम ए स्टूडेंट, ये एक ही लाइन में आ रहा है। अब जब हम इसको कहेंगे कि हमें भी ये दूसरी जो चीज़ है वो सेकंड लाइन में चाहिए, तो हमें वो है ना कंपाइलर को बताना पड़ेगा, ये खुद ब खुद इसको नहीं पता चलता। तो इसके लिए 2 तरीके होते हैं सी आउट के लिए कि न्यू लाइन मिले। पहला तरीका तो ये है कि आप उसको एस्केप सीक्वेंस जो होता है ना, एस्केप सीक्वेंस कहते हैं इसको, ये करैक्टर है, और ये डबल कोटेशन के अंदर आपने लिखना होता है। यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर जब आप ये लिख देंगे तो इसका मतलब है कि ये चीज़ जो आ रही है इतनी, ये एक लाइन में आए, और दूसरी जो चीज़ आगे से आएगी चाहे वो जो भी चीज़ है वो न्यू लाइन में आए, इसके साथ ना आए। तो ये जैसे हमने एस्केप सीक्वेंस लिख दिया इसके साथ, तो जब हम इसको दोबारा कंपाइल करेंगे तो जो दूसरा लिखा हुआ है एंड आई एम ए स्टूडेंट, ये दूसरी लाइन पे अब शो होगा, पहली लाइन पे शो नहीं होगा, क्योंकि हमने कंपाइलर को बता दिया है कि इसके बाद जो है वो न्यू लाइन पे बाकी जो आना चाहिए। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए, एंड आई एम ए स्टूडेंट वो दूसरी लाइन पे आया है। अब एक तरीका तो ये है एस्केप सीक्वेंस वाला, और एक और तरीका होता है न्यू लाइन में लेके आने का टेक्स्ट को, वो होता है स्ट्रीम मैनिपुलेटर का। स्ट्रीम मैनिपुलेटर का, ठीक है। इसको हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट का आपको मैंने बताया था कि कंपाइलर उसको कोई भी जो है ना हमें कंप्लेन नहीं करता, सिर्फ रीड करता है उसको, और कोई एक्शन इसके अगेंस्ट नहीं लेता। स्ट्रीम मैनिपुलेटर कहते हैं इस चीज़ को, एंड लाइन भी से कहते हैं, और ये इसके बाद हमने लिखना होता है। अब हम अगर ये रिमूव करके देखते हैं और इसके बाद ये हमें सेमीकोलन हटा के ये 2 ऑपरेटर लगा के एंड लाइन, और ये हमने लिटिल केस में लिखना है। एंड लाइन जब हमने लिख दिया है और इसके बाद सेमीकोलन हम लिखेंगे, अब भी हमारा जो मकसद है वो अचीव हो जाएगा। अभी भी प्रोग्रामिंग द ग्रेट फन जो है, इसके बाद जो आ रहा है ना एंड आई एम ए स्टूडेंट, ये न्यू लाइन में आएगा। ये दूसरा तरीका था इसको न्यू लाइन में आने का। ये देखिए, रन करके देखते हैं। ये देखें, अभी भी एंड आई एम ए स्टूडेंट दूसरी लाइन में आ रहा है। अब चाहे हम कुछ, अब देखिए अब कुछ और लिखा है हमने, आई एम स्टडिंग
भी लिखना है, तो ये मैंने कर दिया। अब जो है ना एक ही हमने अंडरलाइन यूज़ किया है, ठीक है। इसके बाद एंड आई एम ए स्टूडेंट और एंड आई एम ए स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी, ये एक ही लाइन में दोबारा फिर प्रिंट होगा, ये अलग-अलग लाइन पे प्रिंट नहीं होगा। ये देखिए, एंड आई एम ए स्टूडेंट एंड आई एम स्टडिंग इन अ यूनिवर्सिटी। तो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट के बाद ये जो लाइन आ रही है ये भी न्यू लाइन में आए। तो दो तरीके हैं, या तो वो आप \n लिख सकते हैं जिसे कहते हैं एस्केप सीक्वेंस, या आप स्ट्रीम मैनिपुलेटर लिख सकते हैं, ठीक है। सी आउट को सेंड कर सकते हैं स्ट्रीम मैनिपुलेटर। तो हम यहाँ पे भी इसी तरह एंड लाइन और सेमीकोलन लगाएंगे। अब ये तीनों अलग-अलग लाइन में आ जाएंगे। ये देखिए, जैसे अब जहाँ भी आप लिखना चाहते हैं, ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। उसके अलावा अगर थोड़ा सा वक्फा आप इसको देना चाहते हैं, उसके लिए ये भी एक होता है टैब वाला ऑप्शन, उसके लिए \t लिखते हैं इस तरह। उससे ये होता है कि वो थोड़ा सा आगे चला जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। मतलब कि कह लें कि एक टैब जितना जो वक्फा है ना वो आगे चला जाता है लाइन में, लेकिन वो न्यू लाइन में नहीं जाता। वो हम करके देखते हैं। वो भी डबल कोटेशन के अंदर लिखना होता है आपने, \t लिखा ना, तो अब रन करके देखते हैं इसे। ये देखें, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ना एक टैब जितना वक्फा आ गया और वो आगे चला गया। तो ये है टैब वाला ऑप्शन। तो इस तरह ऑप्शन होते हैं न्यू लाइन में लाने के लिए, वो मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह सी आउट होता है जो, वो उससे कुछ भी हम स्क्रीन पे प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये सी आउट के बारे में था। एक और बात बता दूँ आपको कि ये जो \n है और t है, या \n है, इनके दरमियान स्पेस नहीं होनी चाहिए इस तरह, तो वो फिर एरर देगा। अब मैं इसको ख़त्म करके ना यहाँ पे \escape देखें अंदर, तो अब वो कुछ नहीं करेगा। अब इसको सिंपल प्रिंट कर देगा वो, इसको \n को भी, ठीक है। ये देखें स्पेस दी है हमने, और रन करके देखते हैं तो वो न्यू लाइन में नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा कि आप उसको न्यू लाइन में लेके जाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए ये है कि ये जो है ना वो बिल्कुल स्पेस के बगैर इसके साथ है, इनके साथ अटैच होना चाहिए \। और ये मेमोरी में एक ही जो है ना बाइट के अंदर, ये मतलब कि एक ही बॉक्स के अंदर ये स्टोर होती है। तो इसलिए इसको एक ही उसने रीड करना होता है, तो इसको साथ साथ लिखना है, ये भी एरर नहीं करना। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। वेरिएबल्स जो होते हैं ना वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोरेज लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वेरिएबल किस तरह के होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और सबसे पहले वेरिएबल्स में जाने से पहले हम उनकी जो डाटा टाइप्स है ना, जैसे कि इंटीजर है, बूलियन है, उसके बाद फ्लोट है, लॉन्ग है, इस तरह की जो है वो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया देता हूँ। क्योंकि कोई भी वेरिएबल होता है ना उसकी डाटा टाइप होती है, और डाटा टाइप में मैं पहले आपको न्यूमेरिक डाटा टाइप के बारे में बताता हूँ। यहाँ हम लिख लेते हैं न्यूमेरिक डाटा टाइप, ठीक है। न्यूमेरिक डाटा टाइप में मोस्टली इंटीजर आ जाता है एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट। अच्छा, जो इंटीजर होता है ना, इंटीजर होता है कोई भी होल नंबर, ठीक है। होल नंबर मतलब कि आपको कोई भी चीज़ है ना, जैसे कि कमरों की तादाद कितनी है, चेयर्स की तादाद कितनी है एक रूम में, कोई भी चीज़ जो आपको काउंटेबल हो होल नंबर में, वो आप उसकी डाटा टाइप इंटीजर रखेंगे, ठीक है। और कोई भी चीज़ आपको पॉइंट में चाहिए होती है, ठीक है, पॉइंट्स में, तो उसकी आप डाटा टाइप रखेंगे, उसकी डाटा टाइप आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रखेंगे। फ्लोटिंग डाटा टाइप फ्लोट ही होती है, ठीक है। आप फ्लोट रखेंगे उसके लिए, कोई भी चीज़ पॉइंट्स में होती है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आज टेम्परेचर इतना है 13.2 है, या जो आप कहते हैं पेट्रोल हमें चाहिए 1.5 लीटर, तो मतलब कुछ भी पॉइंट में आपने रखना हो तो फ्लोट आप उसके रख सकते हैं। ये इंटीजर। आगे इंटीजर्स की भी बहुत सी डाटा टाइप हैं, वो इतनी यूज़ नहीं होती, लेकिन कभी कभार बंदा यूज़ कर लेता है। अनसाइंड इंटीजर होता है, साइंड इंटीजर होता है, उसके बाद लॉन्ग इंटीजर होता है। उसकी कितनी कितनी डाटा टाइप्स है वो मैं आपको एक मरतबा दिखा देता हूँ। वो मतलब कि कम ही यूज़ होती हैं, लेकिन कभी कभी यूज़ करनी पड़ती है।
ये देखें, ये है शॉर्ट इंट और इसकी जो साइज़ होता है ना मेमोरी में जो ऑक्यूपाई करता है ये स्पेस, वो 2 बाइट्स की करता है। और इसकी जो है ना रेंज होती है -32। ये जो नंबर लिखे हुए यहाँ से लेके यहाँ तक, माइनस से लेके इस प्लस की रेंज तक। फिर अनसाइंड शॉर्ट इंट होता है 2 बाइट्स का, इंटीजर की 4 बाइट होती है, मेमोरी में ऑक्यूपाई करता है। अनसाइंड इंट जो होता है 4 बाइट्स, लॉन्ग इंट भी 4 बाइट्स, अनसाइंड लॉन्ग इंट 4 बाइट्स, लॉन्ग इंट जो है 8 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है मेमोरी में स्पेस। उसके बाद अनसाइंड लॉन्ग इंट जो है ये भी 8 बाइट्स जो है वो ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ इनकी रेंजेस बताई गई हैं कि कहाँ से लेकर कहाँ तक आपको रेंज चाहिए होती है, वो आप कौन सी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली इंटीजर यूज़ होता है, पॉइंट के लिए फ्लोट आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद और जो डबल होता है ना वो भी पॉइंट के लिए इस्तेमाल होता है। जो डबल डाटा टाइप है ना वो भी पॉइंट्स के लिए ही यूज़ होता है, ठीक है। पॉइंट्स के लिए, पॉइंट में कोई भी नंबर है तो उसके लिए डबल भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये 8 बाइट्स होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वेरिएबल के बारे में। मैंने आपको बताया कि ये जो है ना स्पेस ऑक्यूपाई करता है मेमोरी में और ये स्टोरेज जो है मेमोरी में लेता है। वेरिएबल जो होता है और इसकी कोई ना कोई डाटा टाइप होती है। फॉर एग्जांपल हम कोई होल नंबर के लिए लेना चाहते हैं तो हम साथ लिखेंगे इंट, ये इंटीजर होगी डाटा टाइप उसकी। और इसके बाद हम लिखते हैं कुछ भी हम नंबर लिख लेते हैं, ठीक है, ये वेरिएबल का नाम है। और सेमीकोलन लगाएंगे क्योंकि ये एक लाइन मुकम्मल हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वेरिएबल की डेफिनेशन है। इसका मतलब ये है कि एक इंटीजर टाइप का जो नंबर नेम का वेरिएबल है वो मेमोरी में वो अपनी जगह बना चुका है, उसने अब बना ली अपनी जगह और वो मेमोरी में मौजूद है इस वक्त। अब ये हो गया वेरिएबल की डेफिनेशन, ठीक है। इसके बाद एक होती है इनिशियलाइजेशन और एक होती है असाइनमेंट। अब इनिशियलाइजेशन होती है जिस वक्त आपने मेमोरी में क्रिएट किया वेरिएबल तो उसी वक्त ही उसे आप कोई वैल्यू देते हैं, इक्वल करके कुछ भी हम वैल्यू देते हैं, 5 लिख दिया, ठीक है। अब ये जो है ना 5 जो वैल्यू है वो नंबर को असाइन हो गई है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, ये राइट से वैल्यू को लेता है जो भी वैल्यू होगी और ये अपने लेफ़्ट में असाइन कर देता है। जो भी वैल्यू होगी राइट से लेता है और लेफ़्ट को असाइन कर देता है। अब जो है ना और इसे इनिशियलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इनिशियलाइजेशन है जैसे ही क्रिएट हुआ वेरिएबल उसको हमने कोई भी वैल्यू असाइन कर दी उसी वक्त, तो ये इनिशियलाइजेशन है। एक होती है असाइनमेंट, वो होती है कि अपनी क्रिएशन के वक्त उसे नहीं किया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना इसको कमेंट करता हूँ। अब मैंने इसी तरह का यही है फॉर एग्जांपल नंबर बनाया इंटीजर का और मैं नीचे जाके इसको वैल्यू असाइन कर दूँ। ये अब भी असाइन हो गया, लेकिन इससे कहते हैं असाइनमेंट। अब मैंने क्रिएशन के वक्त उसे वैल्यू 5 जो वैल्यू से असाइन नहीं की, बल्कि मैंने क्रिएशन के बाद उसे वैल्यू असाइन की, जिसे असाइनमेंट कहते हैं। अब नंबर को 5 जो है ना वो जो वैल्यू वो मैंने दे दी। और ये हमेशा जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो ये बाइनरी ऑपरेटर है, 2 वैल्यूज़ के पर काम करेगा और ये जो है राइट से वैल्यू कॉपी करेगा और लेफ़्ट वाले को असाइन कर देगा। अब ये नंबर 5 कॉपी कर रहा है और जो नंबर है ना इसको ये असाइन कर रहा है। अब नंबर में मेमोरी में एक बॉक्स बना और उसमें जो है वो 5 जो है असाइन हो चुका है इस टाइम से। अब देखिए एक और बात आपको बताऊँ, अगर मैं यही कर दूँ कि नंबर को ना डबल कोट के अंदर मैं लिख लूँ इस तरह, ठीक है, तो अब ये एरर दे रहा है। अब क्यों एरर दे रहा है कि है तो ये कांस्टेंट ही, क्योंकि ये लिटरली है। लिटरल कहते हैं कांस्टेंट को, कोई भी वैल्यू जो कांस्टेंट हो, लेकिन अब ये स्ट्रिंग के अंदर है। मतलब कि ये जो डबल कोट के अंदर चीज़ होगी इसे कहते हैं स्ट्रिंग। और हाँ मैं एक और बात कहूँ, स्ट्रिंग भी एक डाटा टाइप होती है, ठीक है, स्ट्रिंग डाटा टाइप। तो ये यूज़ होती है कोई भी चीज़ जिस तरह टेक्स्ट की फॉर्म में है ना उसको लिखने के लिए। अब ये जो है ना अगर इसके साथ में आप स्ट्रिंग लिख देता हूँ, ठीक है, अब ये एरर नहीं देगा क्योंकि अब इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग बन गई है। और ये जो इसको मैंने असाइन कर दिया डबल कोट के अंदर, अब ये बन गया है स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। इसको इसी तरह रहने देते हैं, आगे लिख लेते हैं इसको। चलो इसको रिमूव कर देते हैं।
मतलब अब ये हो गया स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। बाकी भी लिटरल्स होते हैं वो कांस्टेंट ही होते हैं, लेकिन वो जो होते हैं वो सेम जो कांस्टेंट लिटरल होता है ना, मतलब जिसको आम लिटरल कहते हैं, वो होगा इसी तरह जिस तरह हम इसको असाइन कर दें ना, बिल्कुल। अब मैंने डबल कोड के अंदर नहीं असाइन किया, इस तरह ही असाइन कर दिया, तो ये लिटरल है। लिटरल जिसे कहते हैं, एक इंटीजर लिटरल होता है, ये वाला इंटीजर लिटरल है, ठीक है। और ये वाला जो है, ये वाला ये है स्ट्रिंग लिटरल। तो ये लिटरल की टाइप्स हैं दो, ठीक है। इस तरह ये है लिटरल। असाइनमेंट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि जो वैल्यू असाइन करता है राइट से लेता है, कॉपी करता है और लेफ़्ट में असाइन कर देता है। यहाँ पे जैसे 5 से ली और नंबर में असाइन कर दी इसने वैल्यू। अच्छा, एक और बात बताऊँ आपको, ये है वेरिएबल का नेम। और ये जो वेरिएबल का नेम है ना, ये इस तरह का आप रखें कि आपको समझ आ जाए कि आप किसके लिए यूज़ करना चाहते हैं। और ये एक और बात, वेरिएबल का नेम कांस्टेंट से कभी भी शुरू नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल आप ये तो लिख सकते हैं इंट नंबर 1, ये काम करेगा। ये अब नंबर 1 जो है ना, ये वेरिएबल का नेम है। लेकिन अगर यही 1 आप इसके स्टार्टिंग में एंटर कर देते हैं, ये वाला, अब ये एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि जो वेरिएबल है ना, उसका नाम कांस्टेंट से कभी भी शुरू नहीं हो सकता। तो आपने ये नहीं लिखना, ये अब रिमूव करेंगे, आप एरर नहीं देगा। तो ये बात एक आपने लाजमी याद रखनी है इसमें। और इसी चीज़ को जो आप ना, जैसे ही आपका वेरिएबल का नेम देखते ही अंदाज़ा हो जाए बंदे को कि आपने किसके लिए यूज़ किया, तो इसे कहते हैं आइडेंटिफायर। मतलब कि आप ऐसा नाम रखते हैं जिसको देखते ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये इस चीज़ के लिए बंदे। जैसे कि अब मैंने नंबर रखा है, तो मैंने इसमें नंबर असाइन किया है, तो ये तो क्लियरली मेंशन हो रहा है कि नंबर असाइन कर रहा हूँ, तो नंबर मैंने इस वेरिएबल का नेम लिखा है, तो इसे आइडेंटिफायर कहते हैं, आइडेंटिफायर, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात आपने याद रखनी है कि कोई भी आप वेरिएबल को नेम दे रहे हैं ना, जो कि एक वर्ड से ज़्यादा है और उनको मिलाकर आपने लिखना है, ठीक है। कोई इस तरह का लिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ना स्ट्रिंग मैं कह देता हूँ नेम ऑफ प्लेयर। अब देख रहे होंगे कि मैंने नेम, उसके बाद जो दूसरा था ऑफ, उसका ओ बड़ा लिखा है, और फिर इसके बाद मैंने प्लेयर का पी बड़ा लिखा है और इनको आपस में मिला दिया है। यह मेरा नेम वेरिएबल का नेम है, तो इसको कहते हैं कैमल केस, ठीक है। तो अब अगर ना भी लिखें इस तरह तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप कैमल केस में लिखें, इस तरह आपको आइडेंटिफाई करने में जो है ना, वो इजी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैमल केस में वेरिएबल के नाम आप यूज़ किया करें, ठीक है, जिस तरह ये मैंने लिखा है। एक और बात आपको बताऊँ कि वेरिएबल के नेम में आप लेटर यूज़ कर सकते हैं, डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं और अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कोई स्पेशल करैक्टर आप यूज़ नहीं कर सकते। मैं आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इंटीजर मैंने लिखा और नंबर लिख के मैंने ये भी एरर है। अब ये देखें, ये इंटीजर मैंने लिखा, यहाँ पे सेमीकोलन लगाना चाहिए था, जैसे ही लाइन मुकम्मल सेमीकोलन लगा। अब नंबर लिखा, अब ये एरर नहीं दे रहा। जैसे अब हैश लगाया ना हमने इस तरह, अब ये देखिए ये एरर दे रहा है रेड वाला। तो इस तरह भी आपने ख्याल करना है। डिजिट्स हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं और अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अंडरस्कोर मैंने लिखा नंबर ऑफ टीम, तो ये भी मेरा इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बन चुका है मेमोरी में। तो अंडरस्कोर के बारे में वो एरर नहीं देगा। बाकी आप कोई स्पेशल करैक्टर यूज़ करें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यू कैन यूज इन द नेम ऑफ वेरिएबल्स, क्या यूज़ कर सकते हैं, लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छा, आपको एक और डाटा टाइप के बारे में बताता हूँ, मैं भूल गया था, करैक्टर के बारे में, ठीक है। जो करैक्टर डाटा टाइप होती है ना, ये यूज़ होती है कोई भी इंडिविजुअल करैक्टर्स के लिए, जैसा कि ए बी सी डी में से कोई भी इंडिविजुअल करैक्टर है, तो ये असाइन करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। करैक्टर डाटा टाइप यूजर फॉर इंडिविजुअल करैक्टर्स, ठीक है। और ये जो है ना मेमोरी में ऑक्यूपाई करती है 1 बाइट की स्पेस, ठीक है। 1 बाइट की स्पेस जब ऑक्यूपाई करती है मेमोरी में। अब जैसे मैंने इधर करैक्टर डाटा टाइप लिखी और मैं साथ लिख देता हूँ
मतलब कोई भी मैंने वेरिएबल का नाम रखना है, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, लेटर लिख देता हूँ, ठीक है। लेटर मैंने करैक्टर वेरिएबल का नाम लिखा और इसमें मैंने असाइन कर रहा हूँ, इसको मैं जी असाइन कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये वर्क फाइन। अब जी जो है ना ये असाइन हो गया है लेटर को, और ये करैक्टर इसकी डाटा टाइप है। अब ये स्ट्रिंग के साथ काम नहीं कर सकती करैक्टर डाटा टाइप। फॉर एग्जांपल वो किस तरह, जिस तरह कि अब मैं इसको डबल कोड के अंदर लिखूँगा तो ये एरर देगा मुझे, क्योंकि वो ये स्ट्रिंग नहीं है। स्ट्रिंग इस वक्त काम करना था, स्ट्रिंग ने जिस तरह अगर मैं इधर लिख देता स्ट्रिंग, तो अब ये वर्ड फाइंड कर रही है, ठीक है। ये देखिए अब स्ट्रिंग है, इसके साथ सही काम कर रही है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे करैक्टर करूँगा, करैक्टर, अब ये एरर देगा, क्योंकि करैक्टर हमेशा सिंगल कोड के साथ आपने लिखना होता है। ये सिंगल कोड मैंने लिखा है जी, इसको दे दिया। अब ये मैंने असाइनमेंट कर दिया, और ये करैक्टर डाटा टाइप है। ये आपने उस वक्त यूज़ करनी होती है जब आपने वेरिएबल में कोई करैक्टर असाइन करवाना हो, जिस तरह मैंने अभी जी करवाया है, तो उस वक्त आप करैक्टर डाटा टाइप यूज़ करते हैं। अब ये तो हो गया, लेकिन अब ये जो आपने असाइन किए हैं वैल्यूज़, अब इसको वेरीफाई करने के लिए कि वाकई असाइन हुई हैं या नहीं, तो इनको आप सी आउट स्टेटमेंट के जरिए देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट, यहाँ पे मैं इसके अंदर लिखता हूँ द वैल्यू ऑफ नंबर इज़, और इसके आगे मैं ये ऑपरेटर लगा के नंबर को मैंने क्या असाइन किया है, यहाँ पे इंटीजर टाइप के नंबर को मैंने 5 असाइन किया था, तो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे वही नंबर लिखूँगा। अब नंबर के अंदर 5 स्टोर हो चुका है। जैसे मैं इसको प्रिंट करके देखूँगा, ये बाकी जो है ना, इसको मैं 1 मिनट कमेंट करता हूँ। अच्छा, इस पूरे को मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी लाइनों को कमेंट करने के लिए आप कंट्रोल प्रेस करें, उसके साथ के प्रेस करें और साथ सी प्रेस कर दें, तो वो उतना जो है वो हो जाता है कमेंट। अब नंबर मैं जब देखूँगा ना, ये वाली स्टेटमेंट अब मुझे शो करवाएगी 5 नंबर, क्योंकि मैंने असाइन कर दिया था। अब मैं कंट्रोल प्लस 5 में, तो द वैल्यू ऑफ नंबर इज़, अच्छा ये एरर इसलिए दे रहा है कि हमने रीडेफिनेशन कर दी है वेरिएबल की। अच्छा ये भी आपने ख्याल करना है, रीडेफिनेशन भी नहीं आपने करनी। जिस तरह मैंने एक तो इंटीजर टाइप का नंबर बना दिया है, अब एक स्ट्रिंग टाइप का नंबर बना दिया, अब उसको ये पता नहीं चल रहा है कि मैं कौन से नंबर की बात कर रहा हूँ, तो इसको मैं कमेंट करूँगा जैसे ही, फिर वो वर्क करेगा हमारा। अब इसको नहीं करना, इसको करना, ठीक है। अब ये रह गया। अब मैं जब इसको रन करके देखूँगा, अब देखें द वैल्यू ऑफ नंबर इज़ 5, तो जो हमने वैल्यू असाइन की थी वो हमारी शो हो रही है। अब जो भी वैल्यू आप यहाँ से शो करवाना चाहते हैं वो आप करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने करैक्टर लेटर को जी दिया है ना, तो मैं यहाँ इस सी आउट करवाना चाहता हूँ द वैल्यू आई असाइन टू लेटर इज। अब लेटर को मैंने क्या असाइन किया जी, तो मैं यहाँ पे लेटर लिखूँगा। अब अच्छा इसके आगे ये आएगी वैल्यू जो मैंने पहले लिखी है, तो इसके आगे हम एंडर यूज़ कर सकते हैं। एंडर यूज़ करेंगे वो दोनों अलग अलग लाइन्स में आ जाएंगे। अब देखें द वैल्यू आई असाइन टू लेटर इज़ जी है और द वैल्यू ऑफ नंबर इज़ 5। तो इस तरह आप जो भी वैल्यू आपने असाइन की हुई है वेरिएबल्स को, वो आप इस तरह देख सकते हैं, ठीक है, इनको सी आउट करके। अच्छा एक और बात आपको बता दूं, करैक्टर लिटर और स्ट्रिंग लिटर कभी बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि जो स्ट्रिंग लिटर होता है वो मेमोरी में इस तरह स्टोर होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह ये देखें SC और BASIT और जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये है स्ट्रिंग लिटर। ये सारा जो है ना इस तरह होगा, और इस चीज़ को जो \0 को कहते हैं नल टर्मिनेटर, इसके ऑटोमेटिकली नल टर्मिनेटर होता है। लेकिन करैक्टर लिटरल में ये नहीं होता। करैक्टर लिटरल में एक एक करैक्टर अलग-अलग मेमोरी में 1 बाइट करके स्टोर होता है, ठीक है। और इस तरह जो है वो ये सेम नहीं होते, और उसमें नल टर्मिनेटर हमें खुद लिखना पड़ता है करैक्टर लिटरल में, ठीक है। ये आगे जाके टॉपिक आएंगे जब, तो हम डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे, इसके बारे में टेंशन ना लें। करैक्टर अरेज होती हैं, फिर इसको किस तरह मेमोरी में वो ऑक्यूपाई करती हैं, इस पर तो सारा हम करेंगे। ये एक ब्रीफ सा मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया है इनके बारे में। अच्छा एक और बात आपको बताऊँ, अब चूँकि करैक्टर जो है ना वो एक एक करैक्टर करके
सी आउट हम उसको जो है ना आउटपुट देख सकते हैं। अब हमने बहुत सारे करैक्टर्स, जैसा कि मैं सबको ना एक मरतबा कमेंट करता हूँ यहाँ तक, कंट्रोल प्लस के और सी के, ये सारे कमेंट हो गए। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम यहाँ पे। अब मैंने किया क्या कि एक स्ट्रिंग टाइप का एक नाम का एक वेरिएबल बना दिया है, ठीक है, और उसको मैंने असाइन कर दिया है माई नेम इज़ यासिर, फॉर एग्जांपल जो भी आप लिखना चाहें, तो ये मैंने असाइन कर दिया। अब मैं जब इसको सी आउट करवाऊँगा ना कि माई नेम इज़, और यहाँ पे मैं नेम को मैंने ये सारा नाम असाइन किया ना, माई नेम इज़ यासिर वाला, तो मैं इसको ये है कि जब आप स्ट्रिंग क्लास यूज़ करते हैं ना, तो एक लाइब्रेरी है, ठीक है, हैश, वो आपको इंक्लूड करनी पड़ती है स्ट्रिंग क्लास के लिए। हैश इंक्लूड, ये इंक्लूड स्ट्रिंग, ठीक है, ये आपने इंक्लूड करनी होती है, ठीक है। जब भी आप जो है ना स्ट्रिंग क्लास यूज़ करते हैं ना, तो आपको ये जो लाइब्रेरी फंक्शन है, मतलब स्ट्रिंग क्लास वाला हेडर फाइल जो है ना, ये हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, ये आपने इंक्लूड करनी होती है जब भी आपने ये डाटा टाइप या C++ की जो स्ट्रिंग क्लास यूज़ की है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि फ्लोटिंग पॉइंट्स की भी आगे जो है ना टाइप्स होती है, तो मैं थोड़ी सी आपको दिखा दूँ। ये है फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स, तो ये सिंगल प्रिसीजन वाली होती है फ्लोट, 4 टाइप्स की, और डबल प्रिसीजन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं डबल 8 बाइट्स इस मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करती है, और ये भी 8 बाइट की होती है लॉन्ग डबल प्रिसीजन वाली, ठीक है। मतलब कि आप प्रिसीजन कहाँ तक आपको चाहिए, तो होती है पॉइंट्स के लिए, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट है, ये आगे इसकी टाइप्स जो मैंने आपको बताई हैं, लेकिन आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादा रेंज के लिए फिर आपको डबल यूज़ करना पड़ेगा। आप जो प्रिसीजन आप ज़्यादा चाहते हैं तो फिर आपको डबल यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन है ये पॉइंट्स के लिए। मैं आपको यहाँ पे ना यूज़ करके दिखा देता हूँ, उसको कमेंट करते हैं, ठीक है, यूज़ करके मैं दिखाता हूँ आपको। फ्लोटिंग पॉइंट वाला भी कोई जो है ना, उसको सी आउट करके देखते हैं। अब मैंने लिखा फ्लोट, और नंबर को NUM लिख देते हैं, ठीक है, नंबर, और इसको नीचे आके असाइन कर देते हैं वैल्यू 7.7, ठीक है, समथिंग। फिर मैं इसको सी आउट करता हूँ कि माई नंबर इज़, मैं फिर इस नंबर को शो करूँगा, ठीक है, नंबर मैंने कर दिया। मैं इसको तो 7.7 जो मुझे माई नंबर इज़, ये मुझे ये देखें माई नंबर इज़, तो ये 7.7 जो मुझे शो है ये वाला, ठीक है जी। अब हम एक और बात देखते हैं, अगर यही हम 7.7 यहाँ पे इंटीजर रख के करते, इंटीजर, अब मैं शो करवाता हूँ, तो ये देखिए उसने मुझे सिर्फ 7 जो है वो शो करवाया। इसका क्यों करवाया? क्योंकि वो सिर्फ होल नंबर करवाएगा, पॉइंट के बाद वो छोड़ देगा। पॉइंट के बाद अगर आपको करवाना है तो फिर आपको फ्लोट या डबल ही रखना पड़ेगा। तो अगर आप इंट रखेंगे तो 7 तक तो करवा देगा क्योंकि ये होल नंबर है, पॉइंट के बाद वाला वो शो नहीं करवाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसके हवाले से था। अच्छा, एक और डाटा टाइप जो आज के टॉपिक में रह गई है, ये हम पहले इसको कमेंट करते हैं, वो है बूलियन डाटा टाइप। अच्छा, बूलियन डाटा टाइप जो होती है ना, ये अच्छा इसका नाम बूलियन कैसा है, ये जॉर्ज बोल था एक, उससे इसका नाम जो आया है बूलियन। तो ये हमें ट्रू या फॉल्स की शक्ल में, मतलब कि 0 या 1 की फॉर्म में हमें आंसर करती है। इसका आगे जाके हम यूज़ देखेंगे, अभी इसके यूज़ का आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा। अब बूलियन मैंने लिखा और साथ कुछ लिख देते हैं, नंबर लिख देते हैं। अब मुझे नंबर ही याद आ रहा है तो नंबर ही लिख देते हैं, बूलियन नंबर, ठीक है। ये होती है ट्रू और फॉल्स की शक्ल में हमें आंसर करने के लिए, या 0 और 1 की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल मैंने ये अब लिख दी है बूल नम, जब ट्रू होता है 1। अब मैं जैसे कि नंबर को ट्रू देता हूँ ना वैल्यू, ये देखें ट्रू। अब जब मैं ऐसे सी आउट करूँगा ना नंबर को,
नंबर इज़, अब मैं जब इसको करूँगा ना रन, तो हमें 1 शो होगा। ये देखें नंबर इज़ 1, क्योंकि ट्रू 1 होता है। अब हम और देखते हैं, अब हम नंबर को फॉल्स शो करके देखते हैं। अब नंबर को मैंने लिख दिया फॉल्स, और फिर मैंने सी आउट किया नंबर इज़, और यहाँ पे मैंने वही नंबर दोबारा किया, तो अब जो है ना मुझे फॉल्स शो करवाएगा, मतलब कि 0 शो करवाएगा। पहला उसने 1 करवाया था, अब ये एक ही लाइन में आ रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एंटर यूज़ कर लूँ। ये देख रहे हैं कि एंटर का यूज़ हमें करना पड़ेगा जब न्यू लाइन में लेके आना। तो ये देखें नंबर इज़ 1, क्योंकि पहले हमने उसको ट्रू रखा, फिर 1 आ गया, फिर फॉल्स रखा तो 0 आ गया। तो ये इस फॉर्म में हमें आंसर करने के लिए थी बूलियन डाटा टाइप। ठीक है। अच्छा, तो आज का लेक्चर हमारा जो है मुकम्मल हो गया, और काफ़ी लेंथी भी हो गया है, लेकिन ये है कि मैंने आपको सब कुछ बताने की कोशिश की है। तो आज के लेक्चर में जो हमारे टॉपिक रहते थे वो हमने कवर किए। वो कौन से थे वो मैं आपको 1 मिनट बताता हूँ। ये वाले, ये कमेंट होता है इसके अंदर, हम ना वो मैं ये देखें, ये है मेरा, हमने पहले पार्ट्स ऑफ C++ प्रोग्राम किया है। ठीक है, मैंने सारा आपको डिटेल के साथ बताया लेक्चर 1 के पार्ट नंबर 1 में। उसके बाद आज हमने सी आउट ऑब्जेक्ट देखा, इसकी वेरिएशंस देखी। हैश इंक्लूड डायरेक्टिव मैंने आपको डिटेल के साथ बताया लेक्चर में पार्ट नंबर 1 में। वेरिएबल्स देखे, लिटरल्स देखे, असाइनमेंट स्टेटमेंट हमने देखी। ठीक है, आइडेंटिफायर्स का मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने इंटीजर डाटा टाइप्स के बारे में बताया, करैक्टर डाटा टाइप के बारे में आपको बताया, C++ स्ट्रिंग क्लास के बारे में बताया आपको, फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स के बारे में बताया, और फिर बूलियन डाटा टाइप्स के बारे में आपको बताया। और सारा लेक्चर हमने डिटेल के साथ देखा है। अब कुछ चीज़ों की आपको समझ नहीं आई तो लेक्चर को दोबारा जो है दोबारा देखें उसको, वो आपको जो चीज़ें समझ नहीं आई, बाज़ का पहली दफ़ा देखने से बंदे के ज़हन में नहीं आता, तो दोबारा चला के देखें, आपको पता चल जाएगा सब चीज़ों का। अगर फिर भी कोई इशू आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो ये इस तरह हमारा पहला लेक्चर जब वो मुकम्मल हुआ, तो इस तरह मिलते हैं इंशाल्लाह लेक्चर में। तो मुझे जो है वो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी एक न्यू टॉपिक के साथ और न्यू पैशन के साथ इंशाल्लाह। और उम्मीद है आप सब इसको एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।